आसनसोल के बीबी कॉलेज में एडमिशन को लेकर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे ना तो फेक एडमिशन कहा जा सकता है और ना ही ठगी। जी हां, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन हो रहे एडमिशन का लाभ लेते हुए मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद किसी तीसरे शख्स, जिसका नाम विशाल पांडे बताया जा रहा है, उनके जरिया से कॉलेज में दाखिला करा लिया। जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल अमिताभ बसु बता रहे हैं कि विशाल पांडे ना तो अभी कॉलेज में है, ना तो कभी इनका कॉलेज से कोई ताल्लुक था। इस शख्स का बीबी कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। इसने फर्जी तरीके से सभी का एडमिशन कराया है, जिसकी जानकारी बच्चों को थी, पर इन्हें लगा कि चूंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो वो बच जाएंगे, पर ऐसा हो न सका। ऐसे स्टूडेंट्स जब कॉलेज पहुंचे तो मामला प्रकाश में आया तो मालूम हुआ कि उनका एडमिशन कॉलेज में हुआ ही नहीं है। विशाल पांडे पर आरोप है कि एडमिशन के नाम पर उसने बच्चों से भारी रकम ली है। कॉलेज की जानिब से थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले को फेक एडमिशन ग्रोह का नाम दिया जा रहा है, पर प्रिंसिपल की माने तो इन बच्चों को गलत तरीके से हो रहे एडमिशन की भनक पहले से थी। देकर के एडमिशन करवाए। हम लोग का नाम नहीं आया था तो हम लोग को एक यूनियन मिला, वो बोला कि मैं एडमिशन कराता हूँ, तुम लोग मुझे पैसा दो, मैं एडमिशन करवा दूंगा। तो हम लोग गए, उसको 6000 रुपये हाथ में दिए, वो भी कॉलेज के अंदर दिए। और कॉलेज में बहुत सारे यूनियन से हम लोग पूछे भी, कुछ सीनियर थे तो बोले हाँ ये तो हर साल एडमिशन करवाते हैं, तुम लोग करवा लो इसे एडमिशन। तो हम लोग उसको 6000 रुपये दे दिए, ठीक है। फिर वो कुछ दिन बाद हम लोग को पे स्लिप ला के दिया। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद वो कॉल करता है, हम लोग को बोलता है कि वेरिफिकेशन हो रहा है, तुम लोग को वेरिफिकेशन कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग घर पे रहो, पैसा भेज दो, मैं वेरिफिकेशन करवा देता हूँ। तो मैं लोग पैसा दे दी। फिर वो वेरिफिकेशन में कुछ लिख करके ला के हम लोग को दे दिया। और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग को बोला कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 800 रुपये लगेगा। फिर हम लोग उसको 800 रुपये भी दे दिए। फिर वो बोला कि नहीं, पोर्टल बंद हो गया है, मतलब हो नहीं रहे, रजिस्ट्रेशन सब बंद हो गया है, अगर खुलता है तो तुम लोग करवा लो। फिर हम लोग को 2 दिन बाद वो रात में मैसेज करता है कि देखो पोर्टल खुल गया, तुम लोग जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो फिर हम लोग जाकर के साइबर से रजिस्ट्रेशन करवा लिए, वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर सब बोला कि कॉलेज में रजिस्ट्रेशन का ये स्लिप जमा हो रहा है, जिसका इसका एडमिशन हो गया। हम लोग यहाँ जब रजिस्ट्रेशन जमा करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग का पे स्लिप है उसमें फेल लिख करके डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, बोलता है ये कुछ एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन के टाइम हम लोग जब कॉलेज में पता किए थे, कॉलेज के अंदर से कि ये लड़का एडमिशन कराता, बोलता हाँ एडमिशन तो हर साल करवाता, पर ये हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है, हम लोग का पैसा चला गया, हम लोग करियर चला गया, हर कुछ चला गया। हम लोग को बस एडमिशन चाहिए और कुछ भी नहीं, हम लोग का एडमिशन चाहिए। प्रिंसिपल तो बोलता है ये सब फेक है। उससे पहले हम लोग प्रिंसिपल से नहीं, यूनियन से मिले थे, तो वो लोग बोला कि हाँ ये हर साल एडमिशन करवाता है और कुछ भी नहीं। तो आप लोग प्रिंसिपल को बोले तो प्रिंसिपल ने क्या आपको भूमिका दी है? कुछ नहीं, वो बोलता है कि ये सब फेक है, हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग 1 साल का करियर बर्बाद हो गया और कुछ नहीं बोलता। कितनी लड़कियां हैं? 20 21 है और भी कुछ है। कितने करके आप लोग दिए थे? हम लोग तो 7850 करके दिए और किसी का लगा है 9000 की, 18000 की, 14000 ऐसे करके लिया है। उसका नाम कुछ मालूम? विशाल पांडे जिसको दिए है, उसके हाथ में हम लोग पैसा दिए ले जा करके। आप लोग दिए थे, एक बार बीच में आप लोग केस भी किए थे, FIR किए थे। हाँ उसको क्या कि वो नहीं, वो हम लोग यही पता चला कि हाँ उसका वो ओरिजिनल एडमिशन करवा रहा है, कोई फेक नहीं है, ऐसा हम लोग को सुनने में आता। तब हम लोग जा करके उसके रजिस्ट्रेशन का पैसा दिए और आखिरकार आकर के ये हुआ कि सब फेक है। तो अभी आप लोग क्या सोचे, क्या करेंगे? हम लोग एडमिशन चाहिए। हम लोग बोल 1 साल का करियर, हम 1 साल का करियर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। मामला है, हम लोग को बीबी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। हम लोग जब स्लिप दिए थे ना, तो हम लोग का एडमिशन बोला गया, उस टाइम नहीं हुआ था हम लोग का एडमिशन। तो बोला एक यूनियन हम लोग घर है, तो वो यूनियन ना हर साल कॉलेज में एडमिशन कराता, हर साल हर बहुत लोग करवाता था। तो हम लोग से भी ज़्यादा पैसा लिया गया और हम लोग एडमिशन के लिए पैसा दिए। हम लोग से पहले 6000 मांगा गया, बोला तुम लोग का एडमिशन हो जाएगा, तुम लोग को वो ऑनर्स देंगे। तो हम लोग पैसा दिए, बहुत लड़की दिए, कम से कम मैक्सिमम हम लोग 30 लड़की होंगे। हम लोग से जितना पैसा मांगा गया हम लोग दिए। फिर वेरिफिकेशन के लिए 250 मांगा गया, बोला ना तुम लोग को ये स्लिप दिया था एडमिशन करवाने के लिए। और जब एडमिशन हो गया वेरीफाइड के लिए, ये यहाँ पे दिया, 1 रख लिया, कॉलेज में बोलता है 1 रख लिया और 1 ही तुम लोग का कंफर्म हो गया है, यहाँ एडमिशन कंफर्म है। अब 800 रुपये तुम लोग को लगेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो हम लोग 800 रुपये देते हैं, तो बोला जाता है ना कि हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया, तो बोलता है नहीं अभी पोर्टल बंद है। ये हम लोग से ऐसे 2-3 दिन होता है, तो लास्ट एडमिशन का डेट रहता है, तो हम बोलते कुछ करिए, हम लोग का एडमिशन कैसे होगा रजिस्ट्रेशन। तो फिर वो बोलता है ना कि तुम अपना जमुड़िया वाला साइबर से करा लो, वहाँ पे हो जाएगा
तुम्हारा पैसा में सब मेरा पास है, तुम में से ले लोगी। तो हम लोग पैसा दे देते हैं और फिर वहाँ से करवाते हैं। और जब कॉलेज आते हैं लास्ट डे हम लोग कॉलेज में जमा करते तो वहाँ बोला जाता है सारा तुम लोग का प्राउड है, हम लोग एक लड़की का भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो अब इसके खिलाफ हम लोग क्या किया, हम लोग FIR दर्ज करवा चुके हैं। हम लोग को उर्दू ऑनर्स में चाहिए था बीबी कॉलेज में एडमिशन, तो वो बोला हम करवा देंगे। तो हम लोग उसी के ऊपर ट्रस्ट किया और सभी लड़के, और वो हर साल का रहता था। तो ये साल हम लोग को क्या पता था हम लोग के साथ ऐसा हो जाएगा। अभी तो वो नहीं है यहाँ पे, वो सारा बच्चा का पैसा लेके सब बोलता है कि वो भाग गया है। इसका तो उसका विशाल पांडे। मेरा नाम कश्यप परवीन। और उसके बारे में हम लोगों को मालूम है, वो जो विशाल पांडे है वो हम लोगों का कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, एक स्टूडेंट भी नहीं है। कॉलेज के तो बहुत स्टूडेंट है, वो एक स्टूडेंट भी नहीं है। और जो स्टूडेंट लोग ये बता रहा है जो उनको जो एडमिशन हुआ है, फ्रॉड एडमिशन हुआ है, वो स्टूडेंट लोगों को ही पता था वो फ्रॉड एडमिशन चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं मिला, तो वो स्टूडेंट लोग गलत तरीक़ा से वो उसके साथ कांटेक्ट करके वो लोग एडमिशन लिया है। और ये सब स्टूडेंट जामुरिया में जाके, हम लोगों के पास ऑडियो क्लिपिंग भी है, जामुरिया पे जाके वहाँ पे एडमिशन लिया है। और हम लोगों का कॉलेज का डॉक्यूमेंट का कोई बात नहीं, ऑनलाइन में एडुकेशन एडमिशन चल रहा है ऑनलाइन में। तो वहाँ पे हम लोग का कॉलेज का जो मनी रिसिप्ट, दूसरे जो ओरिजिनल स्टूडेंट लोग हैं जो मनी रिसिप्ट जो मिल रहा है, वो मनी रिसिप्ट वो फोटोशॉप करके वो क्या किया है, वो जो एडमिशन लेना चाहता है उसके पास पैसा लिया है और उसका नाम वहाँ पे डाल के, जैसे मालूम मैं ओरिजिनल स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है अमिताभ बासु, तो उसका जाएगा अमिताभ बासु का जाएगा, जो दूसरा स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है उसका नाम डाल के वो प्रिंट आउट करके दे दिया। अभी ये स्टूडेंट लोग को मालूम चला, अगर स्टूडेंट लोग इनोसेंट होता तो हम लोग जब 5 तारीख से, नवंबर का 5 तारीख से हम लोग जब वेरिफिकेशन का डेट दिया गया, 9 तारीख को ज़्यादातर स्टूडेंट जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उन लोगों का वेरिफिकेशन का डेट था 9। क्योंकि हम लोगों का वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है, अभी एडमिशन ऑनलाइन में चल रहा है, हम लोगों को वेबसाइट में क्लियरली लिखा हुआ है जो भी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, हम लोगों का एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन है, दैट एडमिशन विल बी कैंसल फॉर एनी टाइप ऑफ सबमिटिंग एनी रॉन्ग डॉक्यूमेंट। तो वो ना, अगर उन लोगों को मालूम नहीं होता जो ये एडमिशन फेक है, तो वो लोग वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर आता, तो वो लोग वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया, वो जाके वो जो लड़का एडमिशन करा है उसका पास ही वेरिफिकेशन करके दिया, वो वेरीफाइड रॉन्ग स्पेलिंग लिख के वेरीफाइड लिख दिया और अपने आप साइन कर दिया, उल्टा पल्टा नाम देखे, जो हम लोगों का कॉलेज का टीचर का एक भी साइन नहीं है। तो स्टूडेंट लोगों को मालूम था जी ये फ्रॉड चल रहा है। तो स्टूडेंट लोग जो एडमिशन लिया है ये गलत तरीक़ा से, उन लोग सोचा था जो ऑनलाइन में एडमिशन चल रहा है, अभी क्लास भी ऑनलाइन में होगा, कॉलेज शायद नहीं खुलेगा तो हम लोग बच जाएगा। मगर हम लोगों को जब रजिस्ट्रेशन का टाइम में सब स्टूडेंट को फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, तब जाके हम लोग उसको वेरीफाई करने के बाद अप्रूव करता है, तब जाके मालूम चला कि ये सब स्टूडेंट हम लोगों का कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, कोई कॉलेज रिकॉर्ड में इन लोगों का कोई डेटा नहीं है। तब इन लोगों का जब पकड़ गया है, तब इन लोग बोल रहा है जो हम लोग को मालूम नहीं था एडमिशन ले लिया, मगर उन लोगों ने सभी को मालूम था, जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, हम लोग किसी को पकड़े, वो जो विशाल पांडे उसको पकड़कर गलत तरीके से एडमिशन करा रहा है, इन लोगों को मालूम था। और अगर उन लोग जब वेरिफिकेशन चल रहा था तब अगर यहाँ पे आता तो हम लोग उन लोगों के लिए कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि तब भी 26 नवंबर तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन वाइज एडमिशन का डेट था। अब जाके वो रजिस्ट्रेशन का टाइम में अभी उन लोगों को पकड़ ये मालूम चला ये गलत तरीके से ये लोग एडमिशन कराए। फिर एडमिशन तो नहीं कराए, वो बाहर जाके कराया, कॉलेज का कोई डेटा ही नहीं है उन लोगों के पास, तो हम लोग अभी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एडमिशन तो ओवर हो गया और हम लोगों का कॉलेज का कोई सीट भी नहीं है एडमिशन के लिए। सर ये बच्चे लोगों का क्या होगा भविष्य का? बच्चे लोगों को भविष्य के बारे में हम लोग बच्चे लोगों को देखिए, माता पिता और बच्चे लोग दोनों को, तो हम लोगों का कॉलेज पूरा ओपन है। लॉकडाउन में एक दिन भी हम लोगों का कॉलेज बंद नहीं था। रोज़ लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने बता दिया जो कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, फिर भी बहुत सारा स्टूडेंट का ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता है, साइबर कैफे थ्रू दिए उन लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, हम लोग जानते हैं जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम, इसलिए हम लोग एंटरटेन करते हैं। और हम लोगों का ई कॉलेज है जहाँ पे प्रिंसिपल का रूम डायरेक्ट लिखा है, प्रिंसिपल के साथ कॉन्टैक्ट करो, एडमिशन का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इतना सारा स्टूडेंट आ गया, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उन लोग आ सकते हैं। मगर उन लोग कॉलेज में नहीं आके वो गलत तरीका अपना के एडमिशन लेने का कोशिश किया, तो उन लोगों को तो फ्यूचर 1 साल को तो जाएगा ही।
तो अभी हम लोग इसलिए पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, FIR मैं खुद जाके FIR किया उस स्टूडेंट के खिलाफ, क्योंकि इसके साथ सिर्फ फ्रॉड का नहीं है, इसके साथ साथ ये जो स्टूडेंट लोग हैं इनका फ्यूचर 1 साल भी बर्बाद हो जाएगा। और ये स्टूडेंट के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं जो एडमिशन लिया है, क्योंकि इन लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मगर ये स्टूडेंट लोग भी मालूम था ये गलत तरीके के ये लोग एडमिशन ले रहा है। सर जो रकम आ रही है वो रकम अप्रोक्स बताया जा रहा है कि 5,40,000 का था। हाँ अभी तक इन लोगों के साथ हुआ है 1 लाख कुछ रुपए का। नहीं, ये 1 लाख 2 लाख का बात नहीं है, बात यह है कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट इनके पास से एडमिशन लिया है। हम लोग अभी वो जो स्टूडेंट लोग आया था वही बोला, हम लोग जमुरिया में जाके एडमिशन लिया 61 स्टूडेंट। तो 61 स्टूडेंट से एक के पास 8,000 10,000 लिया होगा तो अमाउंट अच्छा ही होगा। और वो पुलिस उनका घर पे गया था, वो फरार है, उनको पिताजी को थाने में लेके जाया था। वो पिताजी रिटायर्ड पर्सन है, उनको कुछ शायद मालूम ही नहीं होगा, उसको पुलिस शायद छोड़ दिया होगा। मगर मैंने पर्सनली पुलिस को बार बार बता रहा है इसका अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसको मैसेज जाना चाहिए फ्यूचर में कोई स्टूडेंट ऐसा तरीके से एडमिशन नहीं ले। हम लोग ऑलरेडी कॉलेज का तरफ से, स्टूडेंट यूनियन का तरफ से हम खुद जाके वो उनका अगेंस्ट में FIR किए हैं। उनका जानकारी, हमको जितना जानकारी है कि पुलिस ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर दिया है हम लोग FIR करने का बाद ही। और हम लोग से भी पूछा गया था क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग सब जानकारी दे दिए हैं डिटेल्स। और हम लोग जितना स्टूडेंट है जो विक्टिमाइज हुआ है, जिसका पैसा लिया गया, उन लोग से भी हम लोग बात किए हैं डिटेल्स में। और हम लोग गिरफ्तारी का आशा करते हैं कि पुलिस बहुत जल्दी उन लोग को गिरफ्तार कर लेगा, वो बंदा को। और हम लोग देख रहे हैं कि ये मैटर जितना जल्दी हो जाए सॉल्व हो जाए। ये छात्र लोग को क्या किया जाएगा जिनका समय अब बेहुल बर्बाद हुआ? देखिए, हम एक बात बोलते हैं, हम लोग का ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है, टोटल ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन में मेरिट लिस्ट में नाम उठा है, उन लोग को डायरेक्ट मैसेज गया है कि भर्ती होने के लिए। उसका बाद उन लोग को डायरेक्ट ऑनलाइन से पैसा कटाया है एवं BB कॉलेज के अकाउंट में। तो कोई स्टूडेंट अगर दूसरा किसी को अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा या कैश में भुगतान करेगा पैसा, उसका जिम्मेदारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट यूनियन कभी नहीं लेता है, क्योंकि वो एकदम गलत काम किया है कि दूसरा अकाउंट में दिया है। फिलहाल आप लोग बच्चों के लिए देख पाएंगे कुछ? अच्छा, फिलहाल हम लोग ये कर पाएंगे कि वो जो जिसका साथ ये कांड हुआ है उन लोग को हेल्प करने के लिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्तृपक्ष सबसे बात करेंगे कि ये कुछ अगर हाल हो सके उन लोग का। एक्चुअली हम लोग जब पकड़े थे, वो चीज़ हम लोग का पास आया है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो नोटिफाइड डेट है वो डेट भी ख़त्म हो चुका था। 26 तारीख तक हम लोग का एडमिशन का डेट था, लास्ट डेट था, वो डेट पार हो चुका था। उसका बाद हम लोग का पास आया, जब वेरिफिकेशन हुआ, वो हम लोग देखे कि वो किसी मनी रिसीट का वेरिफिकेशन भी करवाया। वो वेरिफिकेशन वो गलत साइन भी किया है टीचर का नाम में, कोई कॉलेज का स्टैम्प नहीं है वहाँ पे। हम लोग जितना वेरीफाइड स्टूडेंट है उसका कॉलेज का स्टैम्प दिए है साइन करने का बाद, लेकिन वो उसमें कोई सिग्नेचर है, लेकिन वो पूरी जाली सिग्नेचर है और उसमें कोई स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं है। और जब हम लोग का पास ये चीज़ आया, वो ऑलरेडी डेट ऑफ एडमिशन जो गवर्नमेंट का सूचित किया हुआ डेट है, वो डेट पार हो चुका था। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बंदा ऐसा विक्टिमाइज हुआ है, लिमिटेड सीट के अंदर में कुछ अगर कर सकेंगे तो हम लोग ज़रूर करेंगे। तृणमूल छात्र परिषद का तरफ से हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन लोग का कुछ हल हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम श्लेत्र राय, आसनसोल ब्लॉक 1 और 2 का प्रेसिडेंट हूँ, तृणमूल छात्र परिषद का। सनरेले रोड पर वाक़ा एक गैर सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत के बाद यहां के डॉक्टर्स पर लगा लापरवाही का इल्ज़ाम। दरअसल जानकारी के मुताबिक कल डीहिका दामोदर के रहने वाले विजय बौरी को एडमिट कराया गया था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर इन्हें यहां लाया गया था, जहां तमाम तरह के जांच के बाद इनका इलाज शुरू कर दिया गया। पर अचानक घर वालों को अस्पताल से कॉल जाता है कि मरीज सीरियस है और कुछ वक्त में ही मौत की
खबर मिलती है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल। हालांकि अस्पताल इंतजामिया और घर वालों के दरमियान बातचीत के बाद 1.5 लाख रुपए के मुआवजे पर मामला पड़ा शांत। इस पूरे वाकये पर क्या कहा मरीज के घर वालों ने और टीएमसी नेता अनूप माझी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। এই পেশেন্ট সকালবেলা ভর্তি হয়েছে নিউমোনিয়া নিয়ে, আর তার সঙ্গে 102 টেম্পারেচার নিয়ে ভর্তি হয়েছে। তারপরে সেটা ডক্টর শুভদীপ ঘোষের আন্ডারে ভর্তি হয় এবং তখন আইসিইউতে নেওয়া হয় পেশেন্টকে ডাইরেক্টলি। আইসিইউতে নেওয়ার পরে পেশেন্টের কন্ডিশন প্রথমে ভালো ছিল এবং পরে রাত্রের দিকে ডেটোরিয়েট করে। মাঝখানে ডক্টর শুভদীপ ঘোষ এসে দেখে গেছেন, তার সমস্ত ইনস্ট্রাকশন ফলো করা হয়েছে এবং তার নিজে এসে নিয়ে অ্যাডভাইস সব কিছু করে গেছেন। তারপর যখন কন্ডিশন ডেটোরিয়েট করে 10:30টার কাছাকাছি, সেই সময় ডক্টর শুভদীপ ঘোষকে আমি সব কিছু ইনফর্ম করি। ইনফর্ম করার পরে উনি যেরকম ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন, যা বলেছিলেন সেই অনুযায়ী সব কিছু করা হয়। তারপরে পেশেন্টে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়, ইমিডিয়েট সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রোটোকল কন্ডিশন খারাপ ছিল, ডাক্তারকে বলেছিলেন আপনি? আমরা প্রোটোকল অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে ইন্টুবেট করে ভেন্টিলেশনে পুট করি পেশেন্টকে, এবং ভেন্টিলেশনে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুলস করি। তারপরে ডক্টর ঘোষকে সেটা জানানো হয়, উনি যা যা মেডিসিন অ্যাডভাইস করেছিলেন, যা কিছু করেছিলেন সেই। আপনি এখানকার কি? আমি আরএমও জুনিয়র। কি নাম আপনার? অরিন্দম ব্যানার্জি। অরিন্দম ব্যানার্জি। এখানে কে মেন ডক্টর কে? ডক্টর শুভদীপ ঘোষ। শুভদীপ ঘোষ, যিনি শুভদীপ ঘোষ ওনার আন্ডারে ছিলেন? উনি কি মানে জেনারেল ফিজিশিয়ান কনসালটেন্ট? তো কনসালটেন্টের থ্রু দেখা হচ্ছিল মানে কোনো স্পেশালিস্ট এমডি মেডিসিন কনসালটেন্ট। তো কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার পর আপনারা সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে ইনকিউবেট করে ভেন্টিলেশনে দিয়ে দিই পেশেন্টকে, এবং ভেন্টিলেশনে দিয়ে 10:30টার পরে পেশেন্টের কন্ডিশন সাডেনলি ডিটোরিয়েট করতে শুরু করে। ফ্যামিলি তারপরে হচ্ছে আমরা প্রায় 11টার কাছাকাছি ফ্যামিলিকে জানাই ইনকিউবেট করার পরে। যখন পেশেন্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওনাকে ইনফর্ম করি ডক্টর শুভদীপ ঘোষকে। ওনার ইনস্ট্রাকশন উনি কি এসেছিলেন? না, উনি সেই সময় আসেন। কেন আমি কল করেছেন আমাকে? হ্যাঁ, আমি কল করেছিলাম। তো আসেননি কেন? সঙ্গে জানিয়েছিলাম। কবে ফোন করেছিলেন আমাকে? আমি 4-5 বার ফোন করেছি, উনি আসেননি। সৃষ্টিনগরে রাস্তা এখান থেকে। উনি কোথায় থাকেন? সৃষ্টিনগরের কাছে। 2 মিনিটের রাস্তা তাও আসেনি স্যার। এখনো পর্যন্ত আপনি যান, আপনি বলেন এখন মানে এখনো পর্যন্ত আচ্ছা ওনাকে বলতে আমি বলছি দাদা, আমি ওনার যেমন এখনো পর্যন্ত যেমন চলছিল না পেটটা অক্সিজেনের দ্বারাই, এখনো পর্যন্ত আপনি যাই দেখুন এখনো পেটটা অক্সিজেনেও চলছে। মানে আপনি ভাববেন যে বুঝতে পারবেন ঘুমোচ্ছে, পেটটা উঠছে নামছে, কিন্তু আগে মারা গেছিল। ভেন্টিলেশন দিয়ে টাকাটা মানে মানুষকে বোকা বানানো, যখন আমরা বুঝতে পেরে গেলাম পুরো টাকা লুটছে, পালিয়ে গেল সবাই। আমার টাকা ঘুরে যে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট আসছে না, এখনো কোনো ফয়সালা করছে না। বললে আমাদেরকে ফোন করলাম আমরা সকালে সিটিজেন করাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা দাঁড়ান, আপনি বলবেন। আমরা কাকাকে আমার সকাল বিকেলে দেখতে এলাম সন্ধ্যার সময়, কাকা আমার ঠিক ছিল, নর্মাল বেডে ঠিক মতো বসেছিল, আমার সঙ্গে কথা বললো, সব কিছু ঠিক ছিল। ডাক্তার সিস্টারটা বললো যে সকালে কাকাকে সিটিজেন করাতে হবে। আমার ঠিক সকালে আমরা নিয়ে যাবো। হঠাৎ রাতের মধ্যে কি হয়ে গেল, আমার সামনে অক্সিজেনটা বাড়িয়ে দিল, আমার অক্সিজেন বাড়িয়ে দিয়ে আমার কাকাকে মেরে দিল ওরা। আমার 1 ঘন্টার মধ্যে কি এমন হয়ে গেল যে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করার, আমার বাড়ি যাবার আগে জিজ্ঞেস করলাম যে আমার কাকা কি হয়েছে বলো, ঠিক আছে তো? বলছেন হ্যাঁ তোমরা বাড়ি যাও, কাকা ঠিক আছে, তোমাদের কোনো ভয় নেই, কাকা ঠিক আছে, আমাদের কাছে আছে, তোমাদের কোনো চিন্তা নাই, কিছু হলে আমরা ফোন করে দেবো। তো 1 ঘন্টা মানুষটা কি হয়ে গেল, কি হলো আমাদের কাছে বলুন, কথা কি কেন রং ট্রিটমেন্ট হবে, ডাক্তার কেন আসবে না? আপনাদের হসপিটাল কর্তৃপক্ষ কোনো কিছু বলেছে? কিচ্ছু বলেনি আমাদের কিচ্ছু বলে নেই যে তোমাদের পেশেন্ট খারাপ আছে, তোমার ইমিডিয়েটলি কথা নিয়ে যাও। আমরা টাকা পয়সা সব নিয়ে এসেছিলাম, যদি বলতো যে তোমার পেশেন্ট নিয়ে যাও আমরা নিয়ে চলে যেতাম। আমরা তো গাড়ি বাড়ি সব নিয়ে এসেছিলাম, আমাদের কেন বলেনি যে পেশেন্ট খারাপ আছে? পর্যন্ত মারা গেছে আমাদেরকে একদম বলেনি যে আমার কাকা মারা গেছে, বলেনি। আপনার নাম? আমার নাম সীমা বাউরি। কে হন আপনি? আমি ওর ভাইজি। কাকুর নাম? কাকু বিজয় বাউরি। পুরো রং ট্রিটমেন্ট বল। ভর্তি
অ্যাডমিট করেছিলাম কালকে দুপুরবেলায়, ঠিক আছে। দিয়ে দুপুরবেলায় কন্ডিশন ঠিক ছিল, রিপোর্ট করলো, 9,000 টাকার ওষুধ বললো আমাদের লিখে। আমরা 9,000 টাকা ওষুধ দিলাম ওখানে। দেওয়ার পর দিয়ে আমাদেরকে বললো যে বিকেলবেলায় আরও 4,000 টাকার বললো যে ওষুধ নিয়ে এসো, পুরো ডকুমেন্ট সব নিয়ে নিলে। দিয়ে আমাদেরকে বললো যে ডাক্তার এখানে বললো যে দেখা করো। দেখা করে সব রিপোর্ট গেলে আমরা দেখালাম। রিপোর্ট দেখিয়ে বোধ রিপোর্ট দেখে সব নেমোনিয়া হয়েছে, সব কন্ডিশন ঠিক আন্ডার কন্ট্রোল আছে। একটা বুকের ইসিজি করুন, তারপরে আমরা কালকে দেখব। কাল 9টার সময় আজকে ডেট দিয়েছে। আমি 7:30টার সময় কাকুর সাথে কথা বললাম, কাকু ঠিক ছিল, ভালো আমার সাথে কথা বললো, বলে আমার বুকে হালকা পেন হচ্ছে, বাকি আমি ঠিক আছে। আমি বাড়ি চলে গেলাম। বাড়ি চলে 7:30টার সময় গেলাম। 10:30 নাগাদ আমাদের কাছে ফোন আসে হোটেল মানে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট থেকে যে আপনার কাকু মানে পেশেন্ট অবস্থা সিরিয়াস আছে। যে আমাদের পাশের বাড়ি যে এখানে স্টাফ আছে উনিও আসেন আমার সাথে। উনি বলেন চলুন দেখি, সমীর কবিরাজ ওনার নাম। উনি আমার ওইখানে অ্যাডমিট করিয়েছিলেন, ওনার ভরসায় করিয়েছিলাম। করানোর পর আমাদের এখানে বিলের সিকিউরিটি মানি 15,000 টাকা, ওষুধ 9,000 টাকা, আবার বিকেলে আবার 4,000 টাকার ওষুধ এনেছিলাম। আনার পর ওষুধ আনা হলো, তারপরে আমাদেরকে 10:30 নাগাদ ফোন করা হলো। ফোন করে বোধ আমরা হসপিটালে এলাম। এসে বোধ বলছে তোমার কাকু দেখো এখানে আছে, বা 5 মিনিটের মধ্যে বাঁচবে তো বাঁচবে না মরে যাবে, ঠিক আছে। 5 মিনিট পর আমরা দেখছি পেটটা উঠছে নামছে, ঠিক আছে, অক্সিজেনের প্রেসারে, বাকি কোনো কিছু চলছে না মেশিনে। আমার তো জানি না যে ব্যাপারটা। আমার 5 ঘন্টা হয়ে গেল যে ওখানে সেই ডাক্তার আসেনি। তারপর 8 ঘন্টা পর ওই যিনি ওখানে ছিলেন মানে এরকম নর্মাল ফিজিশিয়ান, উনি আমাদেরকে বাবাকে সাইডে নিয়ে যেতে বলছে যে আপনার ভাই মারা গেছে। বলছে বাবা বলছে যদি মারা গেছে তাহলে তো এরকম পেট উঠছে নামছে কী করে? তখন বলছে পাইপের দ্বারাই। তারপর আমার বললাম যে আপনি ডাক্তারকে কেন বলেননি যে আছে? বলছে উনি ফোন ধরছে না, ওনার পুরো ভিডিও রেকর্ডিং আমাদের কাছে আছে। উনি বলেছেন যে আমার ফোন ধরছে না ডাক্তারবাবু। তবে ডাক্তারবাবুকে আমার ফোন লাগানো, ডাক্তারবাবু যে আমাকে ফোনই করা হয়নি, ঠিক আছে। তার মধ্যে যখন আমরা রেগে গেলাম তখন দেখছি আমাদের যে গ্রামের লোক উনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন সুইচ অফ করে পালিয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত ওনার খোঁজ নেই, বাড়িও যায়নি, ঠিক আছে। উনি নিখোঁজ হয়ে গেলেন পুরো ব্যবস্থার। আর এইখান থেকে মানে আগেই মারা গেছে আমার কাকু। আমাদেরকে জানিয়েছে যে শরীর খারাপ আছে, মানে সিরিয়াস কন্ডিশন আছে, কিন্তু আমাদের যে স্টাফ উনি জানতেন যে মারা গেছে, উনি ওই জন্য ভয়ে পালিয়ে গেছে। এখন হসপিটাল কর্তৃপক্ষ কি বলছে? রাত্রেবেলা আমাদেরকে চাপ দেয়, পুলিশ আসে এখানে, পুলিশ এসে পরে পুরো ব্যাপারটা দেখে বলছে যে ঠিক আছে তোমরা পুলিশ কেস করো পুরো ব্যাপারটা। হ্যাঁ এমবিবিএস। আর উনি আবার বলছে যে উনি বলছেন, ঠিক আছে, উনি বলছেন কি ওই ডাক্তারবাবু মানে যে ছিল জেনারেল ফিজিশিয়ান, উনি বলছেন একটি সাংবাদিক আমাদেরকে যে আমি জেনারেল এমবিবিএস। আমার বললাম এমবিবিএস, তখন বলছে না আমি জেনারেল ফিজিশিয়ান। তাহলে আমি কি করে দেখছেন? বলছে না আমাকে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ বলেছে এমবিবিএস বলার জন্য। এখন আমরা কি চাইছি? আমরা চাইছি যে সুবিচারক ডাক্তারবাবু যদি পেশেন্ট ভর্তি নিয়েছিল, যার আমরা গরিব লোক, আমার কাকু মারা গেল, ওর ছোট ছোট বাচ্চা আছে, ঠিক আছে, এবারে ওর ফ্যামিলি কে দেখবে? আমি বলছি ডাক্তার যদি ওর আন্ডারে ভর্তি নিয়েছিল, আসা তো দরকার ছিল, সৃষ্টিনগর বাড়ি, ও 2 মিনিটের মধ্যে আসতে পারতো। যদি ও আসা ছিল না তাহলে আমাদের রিলিজ করে দিতে পারতো যে আমার পারবো না, সিরিয়াস কন্ডিশন আছে, আমার অন্য জায়গায় নিয়ে যেতাম। আমার কাকু টাকার উপর টাকা ঢেলে দিয়েছে আমরা, তারপরে এরকম কন্ডিশন আমরা কি করবো? আমাদের মাথা খারাপ হয়েছে বাবা, তো মানে কি বলবো, পুরো ফ্যামিলি আমাদের চোপট হয়ে গেল হসপিটালের জন্য। কাকুর বাড়ি কোথায়? আমার ঠিক আছে দামোদর। আপনার নাম? আমার নাম সুমিত বাউরি, আমার কাকুর নাম বিজয় বাউরি, ওয়ার্ড নাম্বার 97। তো ঘটনা হচ্ছে কালকে মিডিয়ার সামনে কি বক্তব্য রয়েছে জানি না। তো আজ সকালে আমরা এলাম, সকালে এসে হসপিটাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসলাম এবং বাড়ির সকলের লোকজন ছিল, গ্রামের লোকজন ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে বলছে না হসপিটালে কোনো গাফিলতি ছিল না, যেহেতু পরিবারটা একটা দুস্থ পরিবার, সেহেতু আমরা সকলেই মানে মানবিকতার খাতিরে আমরা রিকোয়েস্ট করলাম যে ওর ছোটো বড়ো বাচ্চা আছে যে যাতে কিছু একটা কম্পেনসেশন যাতে দেওয়া যায় হসপিটাল থেকে। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ স্বীকার করলেন, ঠিক আছে, সেভাবে আমরা মীমাংসা করে নিচে গেলাম। এর মধ্যে কি হসপিটালের কোনো গাফিলতি বা কিছু? না 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 না, সেরকম কিছু শুনছি না। হ্যাঁ সেরকম ছিল না। কালকে হয়তো মিডিয়ার সামনে কিছু বলেছিল, এনারাই বলছেন পরিবারের লোক, বলছি মেডিকেল সম্বন্ধে এত তো এর আইডিয়া নেই, যার জন্য হয়তো কিছু বলে ফেলেছিলেন। তো আজকে সম্পূর্ণভাবে ওনারা স্বীকার করলেন যে না আমাদের সে গাফিলতি দেখিনি। হ্যাঁ, আর হসপিটাল কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। তো ঘটনা হচ্ছে মৃত্যু তো সত্যি, মৃত্যু তো দুঃখজনক, সব মৃত্যুই দুঃখজনক। তো এখন হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন একটা আমাদের নিজের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা সব কিছু হয়ে গেছে। পরিবারের সব লোক ছিল। হ্যাঁ, মানে এটা মানবিকতার খাতিরে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ যেটুকু দিলেন সেটুকু মানে পরিবার ওদের সন্তুষ্ট আছেন। এইরকম একটা চুক্তি হয়েছিল যে 1.5 লক্ষ টাকা,
এবং হসপিটালে যেটা মেডিসিন লেগেছিল মেডিসিনটা রিফান্ড করে দিয়েছেন, কোনো পয়সা মতো লাগেনি। হ্যাঁ হ্যাঁ দিস। আপনার নাম? অনুপ মাঝি, ওয়ার্ড নম্বর 97। তো উনি যেটা বললেন, আমাদের কাউন্সিলর আছেন, উনি যা বললেন সেটাই হয়েছে। একটা চুক্তি হয়েছে, কিছু কম্পেনসেশন ওনারা দিয়েছেন, তো সেটাই আমরা সন্তুষ্ট। আর তো কিছু করার নেই, যে যাবার সে চলে গেছে, আর তো ফিরে আসবে না। তো এবার আমরা চেষ্টা করব সেইটুকু নিয়েই। না, আপনারা দাবি করেছিলেন যে চিকিৎসা ভুল, সেটা কি? না না না, সেরকম পরে আমরা তো বুঝতে পেরেছি, তার জন্য আমরা সেটা আর কিছু। আপনারা থানাতেও যাচ্ছেন না? না না, আর আপনারা যে সমঝোতা করলেন তাতে সন্তুষ্ট। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম নন্দিনী বাউরি। কে হচ্ছেন আপনার যিনি মারা গেছেন? উনি আমার জামাইবাবু। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर प्रोफेशनल अप्रोच, हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल। मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority। 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you। हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लीव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहाँ आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लीव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लीव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लीव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल, रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं, क्योंकि सीटें हैं महदूद।
नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार ओके रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। तक लेकर के तो आंदोलन सोमवार को हुआ था, उसका बाद हम लोग का मीटिंग चला थाना में आज रात को। आज आपका तारीख हो गया है 3/12/2021। आज रात को हम लोग का फाइनल डिसीजन हो गया है। जो चीनकोटी में बाज़ार था वो हम लोग का म्यूनसिपल मार्केट में 10 तारीख तक शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये 10 तारीख को 10/12/2021, ठीक है। और हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रशासन, हमारे MLA साहब, हमारे शहजादा भैया 89 नंबर वार्ड, ये लोग बहुत समर्थन किए हैं। इसी कारण आज हम लोग विजय मिला हम लोग। और कितना संतुष्ट है इस फैसला से, कितना संतुष्ट है? इस फैसला से हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी हैं। खुशी को जाहिर नहीं कर सक रहे, लेकिन बहुत अंदर से खुशी मिला है। एक तो हम लोग को 1.5 साल का बाद समझ लीजिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिला। छोटा बाजार का स्थिति खराब था। क्या नाम है? विकास प्रसाद साहब। रानीगंज का म्यूनसिपल मार्केट जो हमारे आर्ट टोला है जिसको बोला जाता है, कोविड-19 में इसको उठाकर 3 कोटी मार्च में ले गए। वो कोविड-19 के वजह का वहाँ बहुत दिन 2 साल हो चला। सारा जितने भी कोविड-19 में बाज़ार को ट्रांसफ़र किया गया था, सब बाज़ार वापस आ गया। सिर्फ रानीगंज का बाज़ार जो वापस रिटर्न नहीं है। ये बाज़ार कहाँ था? चीनकोटी के मैदान में। हाल ही में बाज़ार में हंगामा भी हुआ है कि बुलाया जाए वहाँ के दुकानदारों को। उसके वजह कर आपस में इन लोग का मतभेद हुआ, हंगामा हुआ। कुछ लोग हमारे पास आए, आकर उन लोगों ने बोला भैया ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, प्रशासन को लेके चलना होगा। आप लोग पहले प्रशासन को एप्लीकेशन कीजिए। तो हमने बोलो 2 में एप्लीकेशन कराया, MLA को दिलाया और रानीगंज थाना प्रभारी को दिया। उन्होंने वादा किया कि ठीक है मैं थाना में मीटिंग बुलाता हूँ और दोनों पार्टी को बैठाकर बात करूँगा। एक मीटिंग हुई थाना में, तो इन लोग टाइम लिया 1 सप्ताह का। उसके बाद दोबारा हम लोग आज बैठक हुई रानीगंज आशी के सामने, जिसमें अमर भाई थे और ये एक तरफ से विकास साहब। अमर भाई ने वादा किया कि 10 तारीख तक हटिया हम सबको वापस ले आएंगे राजी खुशी से। कोई भेदभाव हम लोग का नहीं होगा, जिस तरह पहले रहते थे उसी तरह। अभी सिचुएशन पीसफुल है, एकदम पीसफुल है। सब आपस में मिलजुल कर ये बात इत्तेफाक से तय हुआ है। दोनों पार्टी एग्री होगी? दोनों पार्टी एक ही है। उसका एक एग्रीमेंट बना है, जो ये में एग्रीमेंट है। ये एक कॉपी थाना को दिया गया, एक कॉपी दोनों में, एक कॉपी वार्ड ऑफिस 89, ये हटिया 89 वार्ड में पड़ता है। पुराना हटिया 89 SM रोड, शिव मंदिर। आपका नाम पूछो? मोहम्मद शहजादा, 89 शिव मंदिर रोड। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।